नमस्कार मित्रों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान फिर से युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद दोबारा पिटना चाहता है? आपने समाचारों में देखा होगा कि कल लगातार 60 घंटे तक तुर्की और चीन के अनेक परिवहन विमान हथियार लेकर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर और कराची एयरबेस पर उतरे हैं। चूंकि ये भारी ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो अपने साथ बहुत सारे हथियार ला सकते हैं, तो इससे भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए और भारत ने अपने उपग्रहों से और खुफिया सूत्रों से इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखनी शुरू की है। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने जिस ढंग से पाकिस्तान को पीटा था, आज भी पाकिस्तान उसकी कराह से चीख रहा है। और जो अभी तक जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में तुर्की ने जो नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल मिशन कंट्रोल सेंटर है, जिसको NGMMCCS कहा जाता है, वह सौंपा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब राफेल ने स्कैल्प और हैमर और सुखोई 30 MKI ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था, यह कमांड और कंट्रोल सेंटर जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वहाँ पर 2 उनके कमांड और मिशन कंट्रोल सेंटर थे, जिसको नूर खान बेस में इन्होंने स्थापित किया हुआ था, और भारतीय वायुसेना ने दोनों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। तो क्या हम लोग मान लें कि भारतीय हैमर और ब्रह्मोस मिसाइलों का अगला शिकार आ गया है? इसको हमें इसी रूप में देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेनाओं ने मिल करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न केवल तुर्की के 1775 ड्रोन नष्ट किए, बल्कि उसके द्वारा स्थापित कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी नष्ट किया। आज नूर खान बेस पर तुर्की ने उसी नष्ट किए गए कमांड और कंट्रोल सेंटर का जो सामान है, उसकी जो खेप है, उसे उतारी है। और इन विमानों परिवहन विमानों के आने जाने से दूसरी जो जानकारी मिली है, वह यह है कि तुर्की जो है वह स्टील्थ ड्रोन पाकिस्तान को देने का प्रयास कर रहा है कि जिसे राडार न पकड़ पाए और जिसको नष्ट करना आसान न हो। लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि इस अप्रत्याशित एयरलिफ्ट के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक निगरानी कर रही हैं। हमारा पूरा निगरानी तंत्र इस पर सक्रिय है, और भारत के पास जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है, ड्रोन रोधी जो हमारी व्यवस्था है, जो लेजर का है, हम उसके माध्यम से किसी भी ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। और हमने जिस ढंग से अपने कमांड और कंट्रोल सेंटर से लेकर अपने सारे राडारों को और सैटेलाइट को एक साथ इंटीग्रेट किया है, उसके कारण कहीं भी कोई भी ड्रोन किसी भी ऊंचाई पर किसी भी गति से बढ़ रहा हो, तो वह स्टील्थ भी हो, तो उसका बचना हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम से संभव नहीं है। इसलिए चीन और तुर्की कुछ भी कर लें, कितने भी सामान रावलपिंडी और नूर खान बेस पर पहुंचा दें या कराची एयरबेस पर पहुंचा दें, उससे पाकिस्तान की स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो दूसरी जानकारी मिली है कि तुर्की ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर किट्स पहुंचाया है और ड्रोन्स पहुंचाए हैं। इसके साथ ही चीन ने, जो भारत ने हारोप ड्रोन से चीन का एयर डिफेंस सिस्टम जिसको HQ-9B कहा गया है, उसे नष्ट कर दिया था, जो लाहौर में और चकराला में तैनात था, तो उसका रिप्लेसमेंट दिया है।
तो हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान 1.5 साल पहले जहां था, उस स्थान पर वापस पहुंचने के लिए उसके एयर बेसेस जो हमने नष्ट किए थे, उन एयर बेसेस की अब मरम्मत कर रहा है, और जो सारे हथियार और उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे, उनको एक प्रकार से उनका रिप्लेसमेंट कर रहा है, उन्हें पूरी तरह से बदल रहा है। इसमें यह जरूर है कि चीन और तुर्की दोनों मिल करके बहुत नए प्रकार के हथियार भी दे रहे हैं, जिसका माना जाता है कि वह एक प्रकार से भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए है। लेकिन भारत का जो बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है, वह हर प्रकार के आने वाले खतरे को नष्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपने देखा होगा कि 7 अगस्त को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में एक इस्लामिक नाटो का गठबंधन हुआ है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें चीन भी शामिल है। मतलब उस गुट में एक प्रकार का क्वाड बना है, जिसमें चीन है, पाकिस्तान है, तुर्की है और सऊदी अरब है। आप कह सकते हैं कि भारत के विरुद्ध ये 4 देश एकजुट हुए हैं, लेकिन इससे भारत पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय सेनाएं इतनी शक्तिशाली हैं और हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। भारत इसकी काट निकाल रहा है। अगर चीन यह सोच रहा है कि वह पाकिस्तान को खड़ा करके, पाकिस्तान को सैन्य साजो सामान देकर, उसे सुसज्जित करके भारत के विरुद्ध 2 मोर्चे पर युद्ध, जिसको 2 फ्रंट वार कहते हैं, वह आरंभ करवा सकता है, तो भारत भी इसमें पीछे नहीं है। चीन का सबसे बड़ा दुश्मन आप जानते हैं जापान है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन को 2 बार रौंद दिया था, जिसकी कराह, जिसकी पीड़ा, जिसका घाव आज तक चीन के मन में है। तो जापान के साथ हमारा सैन्य गठजोड़ काफी बढ़ रहा है, हमारी रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है। हमने भी क्वाड बनाया हुआ है, भले उसमें अमेरिका की भूमिका संदिग्ध लगती है, लेकिन अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो सैन्य गठबंधन है, यह इस गठबंधन पर काफी भारी है। दूसरी बात यह है कि भारत चीन के शत्रुओं जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों से स्वतंत्र सैन्य गठबंधन भी कर रहा है, जिससे चीन की तरफ से आने वाली किसी भी चुनौती का हम पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब दे सकें। इस जटिल भू राजनीतिक या रणनीतिक स्थिति में भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। अब हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अगर कोई हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, अगर तुर्की हमारे विरुद्ध पाकिस्तान के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं कि हम तुर्की के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तुर्की के शत्रुओं आर्मेनिया, साइप्रस और यूनान को अपने हथियार दे रहे हैं। भारत ने इजराइल, यूनान और साइप्रस के साथ मिलकर भी एक गठजोड़ बनाया है। इसके साथ ही हमने I2U2 भी बनाया है, क्वाड और बना है, जिसमें I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, U2 का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात। इन 4 देशों के बीच भी सैन्य गठजोड़ बना है। इसके साथ ही भारत और आर्मेनिया का एक स्वतंत्र रणनीतिक साझेदारी है, एक सैन्य गठजोड़ है। इस समय आर्मेनिया का सबसे बड़ा अगर सैन्य साजो सामान का कोई आपूर्तिकर्ता देश है, वह भारत है। चाहे मिसाइलों की बात हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम आकाश एनजी की बात हो, चाहे रॉकेट सिस्टम पिनाका की बात हो, चाहे स्वाति राडार जो हर प्रकार के हथियारों की जानकारी प्रस्तुत करने वाला, उपलब्ध कराने वाला राडार है, वो सारी चीज़ें आर्मेनिया ने हमसे खरीदी हुई हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जितने भी शत्रु हैं, कहीं भी हों, हम उनके प्रति भी अब पहले जैसे दया भाव नहीं रख रहे हैं, तटस्थता नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि जो जैसा कर रहा है, हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए जो 60 घंटे में बहुत बड़ा घटनाक्रम पाकिस्तान में घटित हुआ है, और पाकिस्तान ऐसा दिखाना चाहता है कि जैसे वह बहुत सारे हथियार खरीद करके अपने को महाशक्तिशाली बना रहा है, तो उससे भारत के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। भारतीय सेनाएं सदैव तत्पर हैं
सन्नद्ध हैं। और इस बीच में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के 15 महीने के बाद जिस ढंग से 15 बड़े हथियारों का परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है, जिस ढंग से हम अपने हथियारों का विकास कर रहे हैं, जैसे कि हम 12 प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं, 27 प्रकार के ड्रोन बना रहे हैं, हम इस समय अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के कई रूप बना रहे हैं, चाहे अग्नि 5 हो, चाहे अग्नि 5 MK2 हो, चाहे अग्नि 6 हो। तो वह इस बात का द्योतक है कि भारत एक वैश्विक शक्ति बन रहा है। वह चीन और अमेरिका की समकक्षता निकट भविष्य में प्राप्त करेगा। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तान जो है एक बहुत छोटा सा देश है और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वह एक प्रकार से ऐसा देश है जिसकी उपेक्षा होनी चाहिए। भारत की जो लोग तुलना पाकिस्तान जैसे पिद्दी देश से करते हैं, वह भारत जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति है, जो निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति बनने जा रहा है। तो ऐसे देश के प्रति लोगों का रवैया भी जो है, जो परंपरागत है, वो सही नहीं है। पाकिस्तान के साथ तुलना करना गलत है। हमें जब भी तुलना करनी हो तो हमें चीन और अमेरिका की समकक्षता में अपने को लाना है। उस दृश्य से हमें कितना समय लगेगा, उसकी तुलना हमें हमें करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अपनी तीनों सेनाओं को लगातार मजबूत बना रहा है। हम वायुसेना के लिए तेजस MK1A विमान बना रहे हैं। विमान बनकर तैयार हैं, इंजन की आपूर्ति अब आरंभ हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल 2026 दिसंबर तक उसका एक स्क्वाड्रन जो है खड़ा हो जाएगा। हमने तेजस MK1A को लगभग राफेल के बराबर बना दिया है। दूसरी बात यह है कि सितंबर में पहला मरीन राफेल भी मिलने जा रहा है, जो INS विक्रांत पर तैनात होगा। हमने इस दौरान नौसेना को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का बीड़ा उठाया है। आपने देखा होगा कि तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन जो है भारतीय नौसेना में शामिल की गई है। हम हर 40 दिन पर एक युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के 15 महीने में हम अब तक 20 युद्धपोत जो है भारतीय नौसेना में शामिल कर चुके हैं। यह इस बात का द्योतक है कि भारत तीनों ही सेनाओं के लिए अपनी जो क्षमता है वह लगातार बढ़ा रहा है, उनको लगातार शक्तिशाली बना रहा है। हम भी लगातार आधुनिक से आधुनिक तकनीक, तो चाहे क्वांटम भौतिकी से जुड़ी हुई तकनीक हो, चाहे लेजर हथियारों से जुड़ी हुई तकनीक हो, चाहे डायरेक्ट एनर्जी वीपन जिसको प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्देशित हथियार कहते हैं उसकी बात हो, चाहे लेजर के रेल गन बनाने की बात हो, हम हर प्रकार के हथियार बना रहे हैं। और भारत जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नामक एक, आप कह सकते हैं कि सुरक्षा तंत्र बना रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, उसमें हम स्वयं कुछ प्रकल्प चला रहे हैं जिसमें 3 प्रकार की मिसाइलें लगा रहे हैं। M1 जो है 150 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी खतरे को, चाहे विमान हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, उसे नष्ट कर सकती है। दूसरी मिसाइल जो उसमें लग रही है वह 250 किलोमीटर की रेंज वाली है, उसका नाम M2 है। और तीसरी मिसाइल जो है उसका नाम जो है M3 है, जो 350 किलोमीटर तक किसी भी खतरे को नष्ट कर सकती है। उसके बाद हमारा S-400 आता ही है। तो आप ये मानकर चलिए कि कुछ प्रकल्प के अंतर्गत जो हम हवाई सुरक्षा प्रणाली विकसित कर रहे हैं, यह S-400 का प्रतिद्वंदी न होकर रूस ने भी इसको माना है, यह एक प्रकार से उसका पूरक है। और अगर दोनों साथ में हैं तो किसी भी खतरे को नष्ट कर सकते हैं। आप स्वयं सोचिए कि भारत के पास कम ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लेजर का है। हम उसके साथ ही समानांतर हमारे पास L-70 गन है जो किसी भी ड्रोन को नष्ट कर सकती है। फिर उसके बाद 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे पास पिचोरा मिसाइल है। पिचोरा मिसाइल आने वाले किसी भी मिसाइल या ड्रोन या विमान को नष्ट कर सकती है। उसके बाद जो है हमारे पास स्वयं की आकाश मिसाइल है जो 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक किसी भी खतरे को नष्ट कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने एक प्रकार से बहुत सारे खतरों को नष्ट करके इतिहास बनाने का कार्य किया है। फिर हमने आकाश NG बनाया है, नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल सिस्टम जो है उसकी मारक क्षमता हमने 40 किलोमीटर से बढ़ाकर 70 किलोमीटर कर ली है। फिर हमारी जो बराक 8 मिसाइल जो हमने इजराइल के साथ मिल करके
बनाया है वह एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा व्यावहारिक है। 95% से अधिक उसका किल रेट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने अपना जलवा दिखाया था, तो उसकी इस समय विश्व में बड़ी मांग भी चल रही है। तो वह जो है 40 किलोमीटर से 125 किलोमीटर की रेंज में किसी भी खतरे को नष्ट कर सकता है। उसके बाद हमारा अभी कुछ प्रकल्प के तीनों आते हैं। साथ ही जब तक इनकी तैनाती नहीं होती तब तक हमारे पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम PAD है। यह 125 किलोमीटर से लेकर के लगभग 300 किलोमीटर की रेंज में किसी भी खतरे को नष्ट कर सकता है। उसके ऊपर हमारा S-400 है, जो 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के कारण 400 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई भी शत्रु की मिसाइल, विमान, ड्रोन आ रहा है तो उसको नष्ट करने की क्षमता से युक्त है। फिर हमने जो एक बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ही एक BMD बनाया है, उसके 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। एक AD-1 है, दूसरा AD-2 है। AD-2 जो है वह वायुमंडल की निचली सतह पर, जिसको इंडो एटमॉस्फेयर कहते हैं, अगर वहाँ कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो उसको मार गिराने के लिए है। और अगर कोई मिसाइल वायुमंडल की ऊपरी सतह से आ रही, मान लीजिए अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर दूर से आ रही है और वो हजारों किलोमीटर ऊपर से आ रही है, तो उसको मार गिराने के लिए हमने 100 एटमॉस्फेयर, जिसको AD-1 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 1 रखा है, तो उसके माध्यम से हम उसको नष्ट कर सकते हैं। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की फतह 3 और शाहीन 3 मिसाइल जो है AD-2 और AD-1 के प्रयोग द्वारा ही नष्ट किया था। अभी पिछले महीने DRDO और भारतीय सेनाओं ने इसका उड़ीसा के चांदीपुर में सफल परीक्षण भी किया था। दोनों मिसाइलों का समानांतर परीक्षण किया था। तो यह बहुत ही परीक्षित और टेस्टेड सिस्टम है, जो विश्व के एक अद्वितीय BMD में या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो 250 मीटर से लेकर 5,500 किलोमीटर तक, उसकी ऊंचाई तक, अगर कोई भी आकाश मार्ग से या अंतरिक्ष मार्ग से खतरा आ रहा है तो उसको नष्ट कर देने की क्षमता से युक्त है। और इस कारण जो है हमें पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर चीन और तुर्की उसे कितने भी हथियार दे दें, चीन ने जो आपूर्ति की है, ऐसा माना जा रहा है कि उसने J-10C विमान जो उसके मारे गए थे और ऑपरेशन सिंदूर में J-17 विमान नष्ट हुए थे। कुल मिलाकर के भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के 19 विमान नष्ट किए थे। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने 13 कहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक जो है 11 पर पहुंचे हैं, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि उनके हमने जो 19 विमान मार गिराए हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है चीन कर रहा है। और चीन के जो विमान आए लगातार 60 घंटे, जो कार्गो विमान या परिवहन विमान आए, उसके माध्यम से संभव है कि वह उसके नष्ट हुए विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम की प्रतिपूर्ति कर रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान युद्ध की कैसी भी तैयारी करे, भारत ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है, उसको समाप्त नहीं किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर पाकिस्तान दोबारा कोई हिमाकत करता है, इस बार मानकर चलिए उसको वह दंड मिलेगा, उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी और उसके कितने टुकड़े होंगे, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। मित्रों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। कृपया हमारे चैनल को पसंद करें, सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियों और प्रश्नों से अवगत कराएं। इसे अपने मित्रों को शेयर और फॉरवर्ड करें, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद की सेना।